हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2026 में हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 20 में जो आपके हिंदी का प्रैक्टिस है या सभी एग्जाम में जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है, जैसे लेखपाल हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया और यहीं जहाँ जहाँ कहीं भी हिंदी जो है पूछा जाता है उसके लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। इसमें हम लोग 37 महत्वपूर्ण जो है एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके जो है 32 या 33 प्रश्न जो है आपके पूरे हिंदी ग्रामर से होते हैं और 5 प्रश्न जो है गद्यांश पर आधारित होते हैं। यह जो है डेली बेसिस पर हमारे चैनल सरकारी रोजगार पर कराया जाता है शाम को 7 बजे। तो आज जो है आपको शाम को 7 बजे यह प्रैक्टिस सेट नंबर 20 मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे तो अंत जरूर बने रहिएगा, जिससे आप लोगों को महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों जो है इस क्लास में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या की बात की जाए तो क्या 6 है, 7 है, 5 है या फिर 4 है। तो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कुल कितनी है? 5 हिंदी की जो है उपभाषाएं हैं। और कौन कौन सी हैं तो इन पांचों को एक एक करके देखते हैं। पहली कौन सी मान हो गया? राजस्थानी हो गई। कौन सी हो गई? तो राजस्थानी उपभाषा है। कौन सी है? राजस्थानी है। दूसरी की बात करें तो दूसरी कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी है। कौन सी है? पश्चिमी हिंदी हो गई। तीसरी भाषा की बात करें तो पूर्वी हिंदी है। कौन सी है? पूर्वी हिंदी जो है तीसरी हो गई। चौथी की बात करें तो चौथी कौन सी है? चौथी आपकी बिहारी है। कौन सी है? बिहारी जो है हिंदी की चौथी उपभाषा है। और पांचवी कौन सी है? तो पांचवी आपके यहाँ पर कहाँ पर लिखे तो ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए पांचवी कौन सी है? तो पहाड़ी जो है वो पांचवी उपभाषा है। कौन सी है? पहाड़ी जो है पांचवी उपभाषा है। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं। कौन कौन सी? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी तथा पहाड़ी है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? क्या भ है, ब है, प है या फिर फ है। तो ओष्ठ अल्प प्राण, तो ओष्ठ से कौन कौन से उच्चारित होते हैं? तो ओष्ठ से जो है वह जो है कंठ तालु, कंठ तालु मूर्धार। उसके बाद क्या है? दंत है। दंत के बाद फिर क्या है? ओष्ठ है। तो ओष्ठ क्या है? सबसे नीचे है। तो नीचे कौन सा है? सबसे वर्ग कौन सा आता है? तो प वर्ग। कौन सा? प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो प वर्ग के अंतर्गत तो ये सभी हैं। तो प वर्ग का जो है अल्प प्राण, अल्प प्राण की बात की जाए तो अल्प प्राण में सभी वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। कौन कौन सा आता है? पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला में कौन है? प है। प फ, फ तो नहीं होगा। ब भी हो जाएगा। भ म, तो भ भी नहीं होगा। तो दो तो कट गए। अब बचा कौन आपका? तो बचा आपका प और ब। कौन सा? प और ब बचा। अब घोष वर्ण की बात की जाए तो घोष वर्ण में कौन आते हैं? तो तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा कौन सा है? जो है ये भी प भी कट गया। तो बचा कौन सा? ब जो है वह ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण है। क्या है? ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो वर्ण ब है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विराम चिन्ह युक्त जो है वाक्य का सही वाक्य जो है आपको बताना है। जो विराम चिन्ह का सही उपयोग यहाँ पर किया गया है। अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ। अध्यापक जो है चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से अभी। या फिर अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ ये कहे, या फिर अध्यापक जो है चिल्लाते हुए, या अध्यापक चिल्लाते हुए कहे कि निकल
जाओ। तो इनमें से कौन सा जो है सेंटेंस आपका सही है? तो सही सेंटेंस की बात करें, विराम चिन्ह युक्त अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ, जो कौन कहा कथन कहे हैं उसको जो है इन्वर्टेड कामा में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो पूरी तरह से राइट है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी के शब्द की बात करें, क्या कौतूहल है, अधिक अनधिकार है, निरपेक्ष है, या फिर पौराणिक है? तो जो है अशुद्ध वर्तनी वाला पूछा है ना, शुद्ध बोल रहे हैं हम। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? तो कौतूहल जो है पूरी तरह से राइट है। वही बात करें अनधिकार की, तो अनधिकार भी पूरी तरह से राइट है। वही बात करें निरपेक्ष भी पूरी तरह से राइट है, जबकि पौराणिक जो है ये जो है गलत है। कौन सा? पौराणिक। इसका क्या हो जाएगा? तो इसमें जो छोटी ई की मात्रा रहेगी, क्या रहेगी? पौराणिक होगा। क्या होगा? पौराणिक ऐसे लिखा जाता है, जबकि इसमें बड़ी की मात्रा दी गई जो है गलत है। क्या हो जाएगा? पौराणिक हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि वाक्य जो है घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए में संबंध जो है में संज्ञा पदबंध क्या है? तो संज्ञा पदबंध की बात करें तो संज्ञा पदबंध क्या होते हैं? ऐसे शब्दों का समूह जो संज्ञा पद को जो है इंगित करता है उसको संज्ञा पदबंध कहते हैं। तो इसमें संज्ञा पदबंध क्या? घर के है, पेड़ सूख गए, घर के आंगन, या फिर घर के आंगन में लगे पेड़। तो जो है किसको संज्ञा को संबोधित कौन से कर रहे हैं? तो घर के आंगन में लगे जो पेड़ है ये संज्ञा पदबंध है, जो है संज्ञा को जो है पूरी तरह से बता रहा है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वह जो है निश्चयवाचक की अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है? वह का जो है निश्चयवाचक में अपादान कारक का एक वचन क्या उससे है, उसके लिए है, उसको है, या फिर उस लिए है? तो इसका निश्चयवाचक वह जो है इसका अपादान कारक का एक वचन रूप क्या होगा? उससे होगा। क्या होगा? उससे होगा। जो है वह उससे अलग हो गया, तो क्या हो जाएगा? एक वचन में आता है। उसको की बात करें तो कर्म कारण का एक वचन है। उसको जो है किसका है? तो कर्म कारक का है यह। और उससे किससे है? अपादान। अपादान यानी अलग होने के अर्थ में। और कर्म कारक कर्ता ने कर्म को, तो कर यहाँ उस को यानी कर्म को। और उसके लिए जो है एक किसके लिए है? तो संप्रदान कारक के लिए। इसके लिए, उसके लिए, किसके लिए होता है? तो संप्रदान कारक के लिए जो है एक वचन है। कौन सा? उसके लिए क्या है? संप्रदान कारक के लिए जो है एक वचन का कार्य करेगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से जो यौगिक है वह विशेषण का सही उदाहरण कौन सा है? कौन सा जो है सही जो है यौगिक जो है सार्वनामिक विशेषण का सही उदाहरण है? वह किताब फटी है, यह घर मेरा है, कोई आदमी रो रहा है, या फिर ऐसा आदमी नहीं देखा। तो इसमें से कौन सा जो है सार्वनामिक विशेषण का जो है सही उदाहरण है? तो सार्वनामिक विशेषण में बात करें तो सार्वनामिक विशेषण जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर की बात की गई। तो यौगिक सार्वनामिक में यह, वह और कोई जो है, यह वह की बात की निश्चयवाचक जो है विशेषण है। कैसे है? निश्चयवाचक है। कोई और कुछ की बात करें तो कोई और कुछ कैसे होते हैं? तो अनिश्चयवाचक होते हैं। ऐसा ऐसी जो है ये सब कैसे होते हैं? तो सार्वनामिक विशेषण। ऐसा आदमी नहीं देखा, ये कौन सा है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो संयुक्त क्रिया का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? क्या
अवकाश बोधक नहीं है, निश्चयाबोधक नहीं है, नित्य बोधक नहीं है या फिर नाम बोधक नहीं है। तो नाम बोधक जो है वह संयुक्त क्रिया का जो है भेद नहीं होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही क्या है? कालवाचक विशेषण है, निपात है, क्रिया विशेषण या फिर विस्मय है। तो जो ही जो है जोर दिया गया है यहाँ पर क्या है, जो है निपात है, जो अव्यय का एक जो है पांचवा भेद के अंतर्गत आता है। किसी कार्य को जो है अतिरिक्त जो है दबाव जब दहा पर दिया जाता है वहां पर निपात होता है। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्ययतः मुख्य 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुल भेद जो है 5 होता है जिसमें निपात को शामिल किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली की बात करें तो कव्वाली शब्द में क्या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर उभयलिंग है? तो कव्वाली क्या होती है? कव्वाली गाई गई, कव्वाली गाई जाती है। तो ये क्या है? स्त्रीलिंग का शब्द है। कैसा है? स्त्रीलिंग का शब्द है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वाक्य में महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा, इसमें काल क्या है? इसमें काल क्या सामान्य भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है या फिर अपूर्ण भूतकाल है? तो इसमें बात की जाए तो कौन से भूतकाल का प्रयोग किया है? तो महादेवी वर्मा के द्वारा, जिसे आधुनिक युग की मीरा कहते हैं, ने मेरा परिवार नामक संस्मरण जो है लिखा। तो परिवार नामक संस्मरण को जो है लिखा, तो लिखा किस में आता है? तो सामान्य भूतकाल में जो है ये लिखा गया है। किसमें है? सामान्य भूतकाल। आसन्न भूतकाल में लिखा है, पूर्ण भूतकाल में लिख चुकी थी या चुकी था ये होता है, अपूर्ण भूतकाल में रहा थी, रही थी शब्दों का प्रयोग होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है? तो संप्रदान कारक की बात करें तो संप्रदान के लिए होता है। क्या कारक विभक्ति क्या होता है? के लिए जो है होता है। संप्रदान के लिए क्या होता है? संप्रदान कारक का कारक विभक्ति क्या है? के लिए होता है। तो पिताजी को अस्पताल भर्ती करा दिया, तो पिताजी को यानी पिताजी को यानी कर्ता ने कर्म को, यानी क्या किया? कर्ता ने कर्म को जो है यहाँ पर कर्म कारक है। वही बात करें उपन्यास जो है उस लिखने में व्यस्त है, तो किसको लिखने में? तो उपन्यास जो है लिखने में व्यस्त है। किसको लिखने में व्यस्त? उपन्यास को, यानी कर्म कर रहा है। यहाँ पर भी कर्म कारक है। पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती है, तो किसको आर्थिक मदद मिलती है? तो पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती है। काम को ठीक तरह से पूरा करो, तो किसको पूरा करो? काम को करो। तो जहाँ कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता जब कहा कर्म को कारक कब होता है? संप्रदान में नहीं होता है, कर्म कारक में होता है। अमेरिका ने, जैसे यहाँ पर होता है अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की, तो अमेरिका ने किसके लिए मदद की? तो पाकिस्तान के लिए मदद की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये संप्रदान कारक यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर को जब किसी के लिए आ जाता है बात, तो वहाँ पर को जो है वो संप्रदान कारक का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वासगृह शब्द का तद्भव जो है क्या होगा? तो वासगृह शब्द जो है इसका तद्भव क्या? बसेरा होगा, आवास होगा, फरसा होगा या फिर घोंसला होगा? तो वासगृह जो शब्द है इसका बसेरा जो है वो तद्भव शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव क्या हो जाएगा? बसेरा हो जाएगा। वहीं पलड़ा की बात करें तो पलड़ा जो शब्द है इसका जो है वो पलड़ा जो शब्द है इसमें जो है पलड़ा शब्द का जो है तद्भव क्या होगा? तो पटल जो हो जाएगा इसका तद्भव हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपसे कोई फरसा पूछ ले, जैसे फरसा शब्द है इसका तत्सम क्या होगा? फरसा शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? तो जो है फरसा का परसु जो हो जाएगा ये तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परसु शब्द इसका
तत्सम शब्द हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सुहावना लिखाई जो है वह छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो सुहावना लिखाई और छलिया में, तो सुहावना में आवना प्रत्यय है, सुह प्लस आवना। वहीं लिखाई में लिख प्लस आई है। छलिया की बात करें तो छल प्लस ईया प्रत्यय जुड़ा है। तो आवना, आई और ईया, तो किसमें है? तो इसमें आवना नहीं है, अवना है, ये गलत हो जाएगा। इसमें वना है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें आवना है ई प्रत्यय, तो ये भी गलत हो जाएगा। आवना, आई और ईया प्रत्यय ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि स्तुत्य का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुत्य का विलोम शब्द क्या व्यास होगा, हास होगा, हे होगा या फिर हानि होगा? स्तुत्य की मतलब किसी की जो है स्तुति करना या फिर जो है बड़ाई करना। तो इसका जो है हास्य जो हो जाएगा, यानी विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो हे जो होगा इसका विलोम शब्द हो जाएगा। हास की बात करें तो क्या हो जाएगा विलोम इसका? रुदन जो है हास का विलोम हो जाएगा। हानि की बात करें तो हानि का विलोम क्या हो जाएगा? तो लाभ इसका जो है वो विलोम शब्द हानि का हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यातु धान जो है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यातु धान की पर्यायवाची शब्द क्या वसन होगा, हुतासन होगा, अश्व होगा या फिर निशिचर होगा? तो यातु धान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? निशिचर हो जाए। इसका और पर्यायवाची में बात करें तो सुरारी यानी सुर प्लस अरी हो जाएगा, रजनी चर हो जाएगा। ये सब क्या है? साफ यानी यातु धान का जो है पर्यायवाची शब्द है। वसन की बात करें इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? एक तो आपका कपड़ा ही हो जाएगा, कपड़ा के साथ साथ और क्या हो सकता है? तो चीर जो है इसका पर्यायवाची हो सकता है। वहीं बात करें जो है हुतासन, हुतासन किसका है? तो हुतासन जो है आग का पर्यायवाची है। किसका है? तो यह आग का पर्यायवाची है। वैश्वानर भी इसको कह सकते हैं। अश्व की बात करें तो अश्व का क्या हो जाएगा? तुरंग जो है इसका पर्यायवाची हो जाएगा। और आपका सैंधव भी हो इसका पर्यायवाची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैंधव जो है अश्व का ही पर्यायवाची होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्राज्ञ चक्षु के लिए सही वाक्य क्या है? प्राज्ञ चक्षु शब्द के लिए वाक्यांश के लिए आपको वाक्यांश क्या है? चक्षु जिसकी प्रज्ञा हो या फिर बुद्धि जिसका नेत्र हो या फिर प्रज्ञा और चक्षु समान हो या फिर बुद्धि और ज्ञान वाली प्रज्ञा हो। तो प्राज्ञ चक्षु के लिए बात की जाए तो बुद्धि जिसका नेत्र हो उसको जो है वो प्राज्ञ चक्षु कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है इनमें से किस शब्द के जो है अर्थ ताकतवर है? ताकतवर जो है इनमें से कौन से शब्द का अर्थ है? क्या दारा का है, करम का है, रुस्तम का है या फिर कुरंग का है? तो ताकतवर शब्द का अर्थ जो है कौन सा है? तो रुस्तम का अर्थ क्या है? ताकतवर होता है। दारा की बात करें तो दारा का अर्थ क्या होता है? समुद्री मछली है। क्या है? समुद्री मछली जो है इसका अर्थ होता है। क्या होता है? समुद्री मछली जो है इसका अर्थ होता है। वही बात करें करम का क्या होता है? तो कार्य होता है। क्या होता है? अर्थ, कार्य जो है इसका अर्थ होता है। कुरंग की बात करें तो बुरे रंग वाला है। क्या? कुरंग का मतलब बुरे रंग वाला, बुरे रंग का या बुरे रंग वाला। तो क्या हो जाएगा? बुरे रंग का जो है कुरंग का अर्थ हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में है जो विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है? विसर्ग संधि की बात करें क्या मैत्तिक्यम में है, महौषधि में है, तरोस्य छाया में है या फिर विष्णुवे में है? तो जो है
विसर्ग संधि यहाँ पर विसर्ग संधि की बात की जाए तो विसर्ग संधि किसमें है? तो पहले संधि विच्छेद है। मत्यक्यम की बात करें तो मत प्लस एक्यम में है। क्या है इसका संधि विच्छेद? क्या हो जाएगा? मत प्लस एक्यम। मत प्लस एक्यम जो है एक्यम, इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मत प्लस एक्यम। तो इसमें क्या है? इसमें आपका वृद्धि संधि है। क्या? मत प्लस एक्यम में क्या हो गई? वृद्धि संधि हो गई। महाऔषधि की बात करें तो महा प्लस औषधि है, यहाँ पे वृद्धि संधि है। तरोह छाया की बात करें तो यहाँ पर क्या है? तरोह क्या हो जाएगा? तरोह प्लस छाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तरोह छाया हो जाएगा, जो तरोह छाया बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है? विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विष्णुवे की बात करें तो विष्णु प्लस ए है, जो है अयाद्य संधि का रूप है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो धनुर्बाण में बात करें कौन सा समास है? क्या तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, या फिर द्वंद्व समास, जिसको धनुष और बाण कहते हैं? तो बात करें धनुर्बाण में कौन सा समास है? तो धनुर्बाण में जो है धनुष और बाण क्या होता है? धनुष और बाण की बात कीजिए, जब यहाँ पर दो और लग जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? द्वंद्व समास अधिकतर देखने को मिलता है। जैसे राम और लक्ष्मण, कर्तर व्योत हो गया, धक्का मुक्की हो गया, नदी नाले हो गए, कंकड़ पत्थर, ये सब क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य पहचानना है। क्या न तुम पढ़ोगे न वह पढ़ेगा, या फिर सौरभ दीनू को पत्र लिखता है, या फिर मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि जब भी उस भिखारी को देखता हूँ। तो इसमें से संयुक्त वाक्य पहचानना है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जब दो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। तो न तुम पढ़ोगे न हुआ पढ़ेगा जो है यह संयुक्त वाक्य है। सौरभ दीनू को पत्र लिखता है, सरल वाक्य है। जब यहाँ पर क्या है? दो वाक्यों को जोड़ दिया गया, जैसे मैंने इस परिश्रम पर जो है परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक लाओ, या फिर जो है आप दरोगा बन जाओ, आप कांस्टेबल बन जाओ। तो ये सब क्या है? मिश्र वाक्य है। यहाँ पर भी जो है जब भी उस भिखारी को देखता हूँ, तो यानी जब भी क्या है? किसी को जो है दूसरे वाक्य को जो है उससे जोड़ने का कार्य क्या करेगा? वो आश्रित होगा। तो यहाँ पर क्या है? मिश्र वाक्य होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, वो कौन सा वाक्य है? शुद्ध वाक्य को पहचानना है। मेरा प्राण संकट में है, सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी गई, महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवियत्री है। तो इनमें से जो है शुद्ध वाक्य की बात की जाए तो मेरा जो है प्राण संकट में नहीं है, मेरे प्राण संकट में। क्या हो जाएगा? मेरे प्राण संकट में। यहाँ पर क्या यूज होगा? तो मेरे होगा। क्या किसका यूज किया जाएगा? तो मेरे का यूज होगा। वही बात करें सोमवार को रेलवे के कई नहीं अनेक कर्मचारी होगा। क्या होगा? अनेक कर्मचारी जो है वो गिरफ्तार हुए। वही बात करें अगला प्रश्न है कि अपराधी को मृत्युदंड की सजा जो है दी गई। जो मृत्युदंड हो गई तो वहाँ पर सजा क्यों होगी? या तो मृत्युदंड रखी या फिर सजा ही दी गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सजा जो है मृत्युदंड की सजा जो है की सजा को हटा देंगे तो यह सही हो जाएगा। वही बात करें महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवियत्री है, पूरी तरह से राइट है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रविंद्रनाथ ठाकुर जो हैं इनको नोबेल पुरस्कार मिलने में रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के खालिस्तान ब्रिटिश सरकार पत्रों में मिश्रित खालिस्तान हुई, समाचार और उत्तेजना, खुशी और प्रेम, भाषा और रचना, या फिर संबंध और प्रतिक्रिया। तो रविंद्रनाथ
टैगोर जो है या रविन्द्रनाथ ठाकुर को जो है नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में, किसके संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया जो है हुई। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आपके जो है अवधारणाएं दी गई हैं, उनको आपको सही क्रम में बताना है। पहला है कि आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। पहला जो है शुरू में क्या रहेगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह में बताएगा यो त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए र में तभी नए नए आविष्कार होते हैं और ल में तरह तरह के नए उपाय सोचता है। इन सभी को आपको जो है सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही क्रम की बात करें तो पहला क्या हो जाएगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्या है, आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। उसके बाद ज्यों ज्यों क्या हो जाएगा, तो आपका एक और सेंटेंस होगा वह में जैसे ज्यों ज्यों मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं त्यों त्यों, ज्यों ज्यों मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं त्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए नए नए आविष्कार जो है वह तभी नए नए आविष्कार जो है वो करता है। तभी क्या है, नए नए आविष्कार जो है वो जो है होते हैं। तरह तरह के उपाय सोचता है और नए नए आविष्कार करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसकी बात करें तो वह यह पहले क्या आया था, वह जो है सेंटेंसेस मैंने दिए थे, उसके बाद यह था, फिर क्या था, तो फिर ल था, तरह तरह के उपाय सोचता है और फिर उसके बाद नए नए आविष्कार होता है। तो वह यह ल र ऑप्शन नंबर किस में है, तो वह यह यहाँ पर नहीं है, वह र है, वह यह ल और ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रहीमन चुप हैं बैठिए देखी दिनन के फेर जब निक दिन आहिए बनत न लगी है बैर। इस छंद में इसमें कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है, दोहा है, सोरठा है, रोला है या फिर चौपाई है। तो छंद की बात की जाए तो इसमें जो है कौन सा छंद है, आप लोग जो है वर्णों की मात्राओं को गिनकर बता सकते हैं। तो रहीमन चुप है बैठिए देखिए दिन के फेर, इसमें हम लोग पहले मात्राओं को गिन लेते हैं। तो रहीमन में कितने मात्रा है, तो 4 हो गई, चुप में 2 4 2 6 हो गई, है में 2 6 2 8 हो गई, बैठिए तो बै में क्या है 2 है, ठी में 1 है, ये में 2 है, 2 2 4 1 5। तो यहाँ पर क्या हो गई 5 मात्राएं हो गई। यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पर 4 2 6 6 2 8 8 5 13। तो 13 जब 13 और 11 मात्राएं किस में होती है, 13 और 11 मात्राओं की जो है यति किस पर आती है, तो दोहा में। आगे देख लेते हैं, 13 हो गया। देखी तो देखी में कितना है 3 हो गया, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 और 9 7। देखी में क्या है, देखी में 3 मात्रा हो गया, दी यहाँ पर कितनी है, तो 3 है, 3 3 6 6 2 8 8 और 3 11, यानी 11 और 13 मात्राएं किस पे होती हैं, तो दोहा में जो है 11 और 13 मात्राएं पर जो है वो होता है। पहले चरण में 11 13 मात्राएं और दूसरे चरण में 11, फिर पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं किसमें होती हैं, दोहा में, सोरठा में जिसका अपोजिट होता है 11 और 13 मात्राएं होती हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प चुने। व्रण और वर्ण, व्रण और वर्ण का जो है अच्छा जो है अर्थ बताए तो क्या व्रत और रंग होगा, व्रत और घाव होगा, घाव और पत्ता होगा, घाव और रंग होगा। तो व्रण और वर्ण की बात करें तो घाव और रंग जो है इसका सही अर्थ हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जहाँ अनेक व्यंजन किसी जो है व्यंजन की एक बार स्वरूप एवं क्रमशः आवृत्ति जो है स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा अनुकार जो है अनुप्रास होता है। वक्रोक्ति होता है, लाटा होता है, वृत्तानुप्रास होता है, फिर छेका अनुप्रास है। जहाँ पर अनेक व्यंजनों का एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो जाए वहाँ पर जो है छेका अनुप्रास होता है। कौन सा अनुप्रास होता है? छेका अनुप्रास होता है। जैसे रिझी रिझी रहीसी हंसी हंसी उठे उठे, इसमें क्या होगा? छेका अनुप्रास होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि असरफिया लूटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? असरफिया लूटे और कोयले पर मोहर की बात करें तो बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे में कंजूसी होना, सराहना के बिना योग्यता व्यर्थ करना, स्वाभाविक दोषों का और बढ़ जाना, या फिर एक लाभ दूसरे हानि में नष्ट हो जाता है। तो असरफियाँ जो है लूटे और कोयले पर मुहर का मतलब बड़े खर्चों पर ध्यान नहीं देना और छोटे में कंजूसी करना। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मुंह तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक जिस पथ जाए वीर अनेक के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, रामधारी सिंह दिनकर या फिर माखनलाल चतुर्वेदी है। तो इसके रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि परिंदे कहानी जो है निम्नलिखित में से किस कथाकार की है? भीष्म साहनी की है, मुक्तिबोध की है, निर्मल वर्मा की है या फिर प्रेमचंद की है? तो परिंदे कहानी की बात की जाए तो ये निर्मल वर्मा की जो है वह कहानी है। भीष्म साहनी जो है भाग्य रेखा इनके द्वारा लिखी, प्रेमचंद के द्वारा दो सखियां जो है लिखी गई हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की कृति कौन सी है? निराला की साहित्य साधना है, प्रेमचंद कलम का सिपाही है, मुक्तिबोध है या फिर राग दरबारी है? इनकी जो है बात करें कृति कौन सी है अमृत राय की, तो अमृत राय की कृति जो है प्रेमचंद कलम का सिपाही जो है इनकी कृति है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया है? 14 वर्षों, 15 वर्ष, 20 वर्ष या फिर हमेशा के लिए? तो हिंदी के साथ जो है संविधान में अंग्रेजी का जो है प्रयोग जो है 15 वर्षों तक यानी 1963 तक जो है इसका सुझाव दिया गया था। कब तक? 1963 तक जो है संविधान के द्वारा जो है 15 वर्षों का सुझाव दिया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि गद्यांश के अनुसार जो है जीवन यापन के लिए कैसी शिक्षा चाहिए? तो गद्यांश जो है यहाँ पर गद्यांश ही नहीं दिया, तो जीवन यापन के लिए कैसी शिक्षा चाहिए? तो जीवन यापन के लिए जो है यांत्रिक शिक्षा चाहिए। तो कल का ही गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो है शिक्षा व्यक्ति के किन गुणों का विकास करने वाली होनी चाहिए? तो इसके जो है सामर्थ्य और साहस का विकास जो है वो करने
वाली होनी चाहिए। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार व्यक्ति से क्या अपेक्षित है? चुनौतियों से पलायन करना, चुनौतियों का सामना करना, यांत्रिक शिक्षा से क्लर्क बनना या फिर विदेश जाना। तो व्यक्तियों से क्या अपेक्षित है? तो चुनौतियों का सामना करना जो है व्यक्ति से अपेक्षित है। अगला प्रश्न हमारा है कि शिक्षा और खाली स्थान के बीच संबंध उद्धारित हो रहे हैं। यांत्रिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, जीवन समग्रशीलता या फिर जीविकोपार्जन। तो यांत्रिक शिक्षा और शिक्षा के मध्य जो है संबंध उद्धारित हो रहे हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा और अंतिम प्रश्न है कि गद्यांश के आधार पर समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? साधारण, साहसी, यांत्रिक या फिर सिंह। तो कौन सा शब्द भिन्न है? तो सिंह जो है वो भिन्न शब्द है। इसी के साथ यह प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।